7 लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बजते ही अब तमाम राजनीतिक दलों के चाणक्य समीकरणों को साधने में जुट गए हैं। टिकट बंटवारे में भी इसकी झलक देखने को मिल गई। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत का अकेला एक ऐसा दुर्ग है जिसे पार्टी किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती है। उधर कांग्रेस और जेडीएस फिर से एक बार सत्ता में वापसी की राह देख रहे हैं। कर्नाटक जैसे राज्य में सत्ता तक वही पार्टी पहुंच पाती है जो तमाम जातीय समीकरणों को साध ले, और यही वजह है कि हर दल ने इस गणित को सुलझाने के लिए अपना हर दांव चल दिया है। तो आइए समझते हैं कर्नाटक में राजनीतिक दलों के जातीय समीकरण आखिर क्या है। सबसे पहले कर्नाटक में सत्ताधारी बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में एक ऐसा दांव चलने की कोशिश की थी जो वो नॉर्थ के तमाम राज्यों में चलती आई है, और ये काफी हद तक पार्टी को ऊंचाइयों तक ले जाने में सफल भी रहा है। इस दांव का नाम है हिंदुत्व। कहा जाता है कि इसके पीछे संघ का हाथ था, जिसका साफ कहना है कि जातीय आधार पर किसी भी राज्य में चुनाव लड़ना मुश्किल है। इसकी वजह धर्म को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जाना चाहिए। इससे एक बड़े हिस्से का वोट सीधे आप तक पहुंच सकता है, यानी हर जाति को अलग से खुश करने की जरूरत नहीं है। सीधे हिंदुत्व कार्ड से तमाम हिंदू वोटर्स को लुभाओ और वोट पाओ। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि येदियुरप्पा को हटाने के बाद जब बसवराज बोम्मई को कमान संभालने को मिली तो उनके कानों में यही बात कही गई, जिसका नतीजा ये रहा कि कर्नाटक की खबरें देश भर में गूंजने लगी। कर्नाटक में उठे हिजाब विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसे लेकर सरकार और खुद बोम्मई की तरफ से तीखे बयान दिए गए, जिसका साफ मतलब ये था कि वो हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेलना चाहते हैं। इसके अलावा हलाला, नमाज और हनुमान जैसे सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर भी जमकर बहस हुई। कर्नाटक बीजेपी ने इन्हें बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी का दांव दक्षिण के राज्य कर्नाटक में पूरी तरह से फेल हो गया। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को यह अच्छी तरह से समझ आ गया कि कर्नाटक में सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं खेला जा सकता। यह जीतने के लिए जातीय समीकरण को ही पहले साधना जरूरी होगा। दरअसल कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां करीब 95% जातियों और समुदायों के पास किसी न किसी तरह का आरक्षण है। बीजेपी ने सबसे पहले इसी में फेरबदल कर पूरे समीकरणों को बनाने की कोशिश की। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले चौंकाने वाला फैसला लेते हुए मुस्लिमों के लिए नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले 4% के आरक्षण को खत्म कर दिया। इस आरक्षण के हिस्से को कर्नाटक के दो बड़े समुदायों लिंगायत और वोक्कालिगा में बांट दिया गया। दोनों ही समुदायों को 2% आरक्षण और मिल गया, जिसके बाद लिंगायत के पास अब 7% और वोक्कालिगा के पास 6% का आरक्षण है। मुस्लिम समुदाय को अब EWS कोटे के तहत आरक्षण देने की बात कही गई। बता दें कि कर्नाटक चुनाव में लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे बड़े समुदाय काफी भूमिका निभाते हैं। कर्नाटक में इन दोनों समुदायों को रिझाने की कोशिश हर राजनीतिक दल क्यों करता है, अब इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक की कुल जनसंख्या में लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय की हिस्सेदारी क्रमशः 14 से 16% और 10 से 11% है। हालांकि इन जातियों से आने वाले विधायकों की संख्या हैरान करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले चुनाव में इन दोनों समुदाय से आने वाले विधायकों की संख्या कुल सीटों की आधी थी, यानी कुल 224 सीटों में से आधी सीटें इस समुदाय से थी, और यही कारण है कि बीजेपी ने दोनों समुदायों को 2% आरक्षण बढ़ाकर दे दिया। वहीं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करें तो ये कर्नाटक की कुल आबादी के करीब 13% है। चुनाव में करीब 40 सीटों पर ये इस समुदाय का दबदबा हमेशा से रहा है। हालांकि बीजेपी ने लिंगायत वोक्कालिगा को रिझाने के लिए इस समुदाय का आरक्षण खत्म कर दिया। इसे हिंदुत्व वाले एंगल से भी देखा जा रहा है, और खास बात यह है कि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में भी मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी लगभग खत्म कर दी है। वहीं कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया और कहा कि चुनाव में जीतने के बाद मुस्लिमों को उनका 4% आरक्षण वापस देंगे, यानी कि मुस्लिम वोट बैंक आसानी से कांग्रेस की झोली में गिर सकता है। हालांकि विपक्षी दलों ने मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को खत्म किए जाने को बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने से लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। इसलिए विपक्ष फिलहाल सभी जातियों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले दलितों की उस मांग को भी हवा देने की कोशिश की जो काफी लंबे वक्त से की जा रही थी। बीजेपी ने कहा कि वो दलितों को आंतरिक आरक्षण देने का काम करेगी।
इनके लिए एक विशेष कोटा तैयार करने की भी बात कही गई। बोम्मई सरकार ने उत्पीड़न की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले सबसे छोटी जातियों के लिए ये दांव चला, जो पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकता है। कर्नाटक में बीजेपी ने आरक्षण के साथ जिस तरह से खेला है, उससे ये साफ होता है कि पार्टी आने वाले भविष्य की नींव रख रही है। बीजेपी अब कर्नाटक को एक प्रयोगशाला के तौर पर देख रही है, जहां अगर वो वाकई में जाति के गणित को भेदने का कामयाब हुए तो आने वाले कुछ सालों में दक्षिण भारत की चढ़ाई पार्टी के लिए नामुमकिन नहीं होगी। अब बीजेपी कर्नाटक में ऐसा वोटर तैयार करना चाहती है जो किसी भी जाति आधारित मुद्दे पर वोट न करे, बल्कि विचारधारा के आधार पर वोट करे। बीजेपी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसा करना दोधारी तलवार साबित हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि संघ के बताए रास्ते पर चलकर बीजेपी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ उससे बीजेपी को ये समझ आ चुका है कि कर्नाटक में उसके लिए जीत कितनी मुश्किल है। इसलिए अब पार्टी उस खिलाड़ी की तरह मैदान में उतरी है जिसे हार और जीत की फिक्र नहीं होती। उससे बस फ्रंट फुट पर आकर खुलकर खेलना होता है और ये भी साफ हो चुका है कि बोम्मई के नेतृत्व में बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे में उन्हें मोहरा बनाकर पार्टी हर दांव खेल रही है। अगर दांव ठीक बैठा तो सही, वहीं अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो उसका पूरा ठीकरा पहले से ही फेल साबित हो चुके बोम्मई पर फोड़ दिया जाएगा। कर्नाटक में अगर एस बंगारप्पा और मोईली जैसे मुख्यमंत्रियों को छोड़ दें तो हर बार सत्ता या तो लिंगायतों या फिर वो कालीगांवों के पास ही रही है। बारी बारी से इन दोनों समुदाय के पास सत्ता आती रही है, जिसकी वजह से ये पूरी राजनीति ही इन दोनों समुदायों के बीच घूमती है और इसी चक्रव्यूह को बीजेपी अब तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब चुनाव के नतीजों में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के इस तीर का निशाना कितना सटीक बैठा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने से पहले राज्य भाजपा में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कर्नाटक भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को पत्र लिखकर राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी इच्छा से लड़ने से इनकार कर दिया। नड्डा को लिखे पत्र में के.एस. ईश्वरप्पा ने चुनावी राजनीति से अलग होने की घोषणा करते हुए लिखा है कि वे चुनावी राजनीति से अलग हो रहे हैं और उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ईश्वरप्पा ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि पार्टी ने उन्हें पिछले 40 वर्षों में कई जिम्मेदारियां दी। वे पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रहे हैं। उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने का भी सम्मान मिला। उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति धन्यवाद भी व्यक्त किया है। जैसे जैसे कर्नाटक में विरोध के स्वर बुलंद होते जा रहे हैं, यहाँ उन भाजपा नेताओं की सूची दी जा रही है जिन्होंने 10 मई को हुए चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी छोड़ दी। भाजपा ने अब तक 224 सदस्यीय सदन के लिए 212 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अपनी पहली सूची में 52 नए नामों का चयन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली और दूसरी उम्मीदवारों की सूची जारी करने के तुरंत बाद इसमें क्रमशः 189 और 23 उम्मीदवार शामिल थे। पार्टी को कई बहिष्कृत नेताओं के साथ गिरावट का सामना करना पड़ा, जो इस बात से नाराज थे कि उन्हें नए चेहरों के लिए पारित कर दिया गया था। भाजपा की कर्नाटक इकाई में इस्तीफे और सेवानिवृत्ति की बारिश हो रही है, क्योंकि 10 मई को होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची से कई नेताओं को बाहर रखा गया था, जिसके परिणाम 13 मई को आएंगे। भाजपा ने अब तक 224 सदस्यीय सदन के लिए 212 उम्मीदवारों की घोषणा की। पहली सूची में 52 नए नामों का चयन किया गया। यहाँ भाजपा नेताओं की एक सूची है जिन्होंने टिकट से वंचित होने के बाद इस्तीफा दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावती, अथानी निर्वाचन क्षेत्र के टिकट पर नजर रखने वाले एक आकांक्षी ने बुधवार को भाजपा के विधान परिषद सदस्य के रूप में इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ी। 6 बार विधायक एस अंगारा, जिन्हें दक्षिण कन्नड़ जिले के सूर्या निर्वाचन क्षेत्र से 10 मई के चुनाव के लिए पार्टी द्वारा टिकट से वंचित किए जाने के एक दिन बाद राजनीति से संन्यास लेने की उन्होंने घोषणा की। बीजेपी एमएलसी आर शंकर ने भी इस्तीफा दे दिया है। सत्ता पक्ष द्वारा टिकट के लिए उनके अनुरोध को नजरअंदाज करने के एक दिन बाद उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया। इसमें एक नाम आता है आर शंकर उनका, जिन्होंने 17 विपक्षी विधायकों में से एक थे। उन्होंने 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने में भाजपा की मदद की थी। शंकर रानीबेन्नूर से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उनकी जगह अरुण कुमार पुजार ने ले ली। मुदिगेरे ने भाजपा विधायक एमएलसी कुमार स्वामी ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफे की घोषणा की और राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पर नामांकन नहीं होने का आरोप लगाया।
राकांपा प्रमुख शरद पवार भी आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की राजनीति में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि उसने घोषणा की है कि पार्टी आगामी कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारेगी। राकांपा के प्रदेश अध्यक्ष एन हरि ने यह भी घोषणा की कि लगभग 4 से 5 भाजपा के मौजूदा विधायक पार्टी के संपर्क में है। एन हरि ने कहा कि हम जल्द ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों को अंतिम रूप देंगे। भाजपा छोड़ने वाले कई नेता हमारी विचारधारा के कारण राकांपा की ओर देखे रहे हैं। हम ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगे। हरि ने यह भी कहा कि बीजेपी के कुछ मौजूदा विधायक एनसीपी पार्टी के संपर्क में हैं। भाजपा के लगभग 4 से 5 विधायक संपर्क में हैं और हम उनके जल्द ही शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बेंगलुरु शहर में एक पूर्व मेयर के भी एनसीपी में शामिल होने की संभावना है। हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही अपनी कार्य योजना का खुलासा करेंगे। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के प्रमुख शरद पवार भी शनिवार यानी आज पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं। शरद पवार ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की और राज्य विधानसभा चुनाव पर चर्चा की। पार्टी के एक सूत्र ने कहा कि जैसा कि हमने आगामी सभी चुनाव में लड़ने का फैसला किया है, हम अन्य राज्यों में वांछित संख्या में सीटों और मतदान प्रतिशत प्राप्त करने और अपनी राष्ट्रीय स्थिति को बहाल करने के लिए अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और नतीजे 13 मई को आएंगे। उन्होंने गृह निर्वाचन क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ संबंधित चुनाव अधिकारी को अपने कागजात जमा किए। बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने गृह निर्वाचन क्षेत्र में अपने समर्थकों के साथ संबंधित चुनाव अधिकारी को अपने कागजात जमा किए। नामांकन दाखिल करने से पहले सीएम बोम्मई लोकप्रिय सिद्धारूढ़ मठ भी गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि नए भारत के लिए एक नए कर्नाटक का निर्माण करने के लिए आज अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र सिग्गोन सावनूर में नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मैंने अपने देवता श्री सिद्धारूढ़ मठ का दौरा किया और भगवान का आशीर्वाद मांगा है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज तीसरा दिन है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों को पहले ही बी फॉर्म जारी कर दिए हैं। अगले एक सप्ताह तक सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच कांग्रेस, भाजपा और जेडीएस ने अभी तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अपनी अंतिम सूची जारी नहीं की है। कांग्रेस के 58, भाजपा के 12 और जेडीएस के अन्य 82 नामों का खुलासा होना अभी बाकी है। सत्तारूढ़ भाजपा आज 12 नामों की घोषणा कर सकती है। वहीं भारत के निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि राज्य में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 189 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। 11 सिटिंग विधायकों के टिकट भी कटे हैं। इस लिस्ट में एक नाम है के.एस. ईश्वरप्पा का, जिन्होंने चुनावी लिस्ट आने से पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। अब खुद ईश्वरप्पा ने तो बीजेपी के प्रति कोई नाराजगी जाहिर नहीं की है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। अब कर्नाटक बीजेपी के अंदर ईश्वरप्पा के चुनावी संन्यास के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। कई पार्टी नेताओं ने सामने आकर इस्तीफा दिया है। शिवमोगा में तो इस्तीफों की झड़ी लग गई है। 19 नगर निगम के सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मेयर और डिप्टी मेयर ने भी पद छोड़ दिया है। शिवमोगा के जिला अध्यक्ष ने भी ईश्वरप्पा के समर्थन में इस्तीफा दिया है। कई और नेता भी इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक नेता की वजह से पार्टी को चुनावी मौसम बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी के लिए बीजेपी तो ईश्वरप्पा के इस्तीफे को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है। उल्टा ये कहकर उनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने युवा नेतृत्व के लिए जगह खाली की है। असल में ईश्वरप्पा इस साल 75 साल के होने वाले हैं। वो उम्र जिसमें बीजेपी दिग्गजों को मार्गदर्शन मंडली में शामिल करवा देती है। लेकिन जिस तरह से एक चुनावी संन्यास के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वैसे ईश्वरप्पा की वजह से बीजेपी को राज्य में सियासी नुकसान हुआ है। कांग्रेस द्वारा जो 40% कमीशन वाला आरोप कर्नाटक सरकार पर लगता है, उसका श्रेय ईश्वरप्पा को जाता है, क्योंकि उन्हीं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उस वजह से उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवाना पड़ गया था। ये बात अलग रही है कि जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन बीजेपी में उनकी स्थिति कमजोर हो गई।
असल में उस मामले में कर्नाटक में एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वरप्पा पर कमीशन के आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उन पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने घूस मांगने का आरोप लगाया था। कहा गया था कि ईश्वरप्पा उनके काम की बकाया राशि देने के बदले 40% कमीशन की मांग कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर ईश्वरप्पा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। वैसे बीजेपी को अपनी पहली लिस्ट के बाद एक और सियासी झटका लगा। वह पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावड़ी को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया। इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जब उनसे कांग्रेस में जाने को लेकर सवाल हुआ तो ये कहकर अटकलें तेज हो गई कि कोई बड़ा फैसला जल्द लिया जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि अथनी से बीजेपी ने इस बार महेश कुमाथली को टिकट दिया है। ये वही नेता है जिन्होंने 2019 में कांग्रेस की सरकार गिरा बीजेपी की सरकार बनाई थी। जिन विधायकों ने तब पार्टी बदली थी उनमें इनका नाम भी शामिल था। वैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में सावड़ी को कुमाथली से ही हार का सामना करना पड़ा था। अब जिनको टिकट नहीं मिला उनकी तरफ से सियासी बयानबाजी तो देखने को मिल ही रही है। कुछ ऐसे भी हैं जो इस फैसले की वजह से भावुक हो गए हैं। इस लिस्ट में उडुपी से विधायक रहे रघुपति भट्ट शामिल है। इस बार क्योंकि पार्टी ने उन्हें यहाँ से टिकट नहीं दिया तो वो भावुक हो गए। उन्हें इस बात का ज्यादा दुख है कि उन्हें इस फैसले की जानकारी टीवी चैनलों के जरिए मिली। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर उनकी जाति की वजह से उन्हें टिकट नहीं दिया गया है वे इसे स्वीकार नहीं कर सकते। वैसे बीजेपी की चुनावी लिस्ट की बात करें तो पहली लिस्ट ही सूची में आज 8 महिलाओं, 32 ओबीसी, 30 एससी, 16 एसटी को टिकट दिया गया है। इस बार 5 वकीलों, 9 डॉक्टरों को भी शामिल किया गया है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान ही इस बात पर जोर दिया था कि नए चेहरों को मौका देना जरूरी है। उन्होंने ये भी साफ कहा था कि दागी नेताओं से दूरी बनानी है और परिवारवाद को भी बढ़ावा नहीं देना है। अब उस नसीहत के बाद भी लिस्ट में कई बदलाव किए गए हैं। जो लिस्ट सामने आई है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक बार फिर सिंहगांव से टिकट दिया गया है। इस तरह आर अशोक को कनकपुर से टिकट दिया गया है। वे कांग्रेस के दिग्गज डीके शिवकुमार से मुकाबला करने जा रहे हैं। चन्नापटना में इस बार पार्टी ने पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के सामने सीपी योगेश्वर को उतारा है। योगेश्वर इसके अलावा पटना नगर सीट से भी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। पूर्व सीएम येदियुरप्पा के बेटे को भी पार्टी ने शिकारपुर से टिकट दे दिया है। डॉक्टर के सुधाकर को पार्टी ने चिकबलपुर से मौका दिया है। वरुणा से सिद्धौर मैया कई सिटिंग विधायकों के टिकट भी काट दिए गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावड़ी को अथनी से टिकट दिया गया है। वैसे पहली लिस्ट में बीजेपी ने किसी मुस्लिम प्रत्याशी को मौका नहीं दिया है। वहीं जगदीश से 4 कोआ पत्ता भी इस बार कट गया है। चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो 13 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 20 अप्रैल तक नामांकन किया जा सकेगा। वहीं 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को जनता का जनादेश आएगा। इस बार चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी उतरी हुई है। पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसकी तरफ से भी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी कर दी जा चुकी है। कांग्रेस ने भी लिस्ट जारी कर दी है। कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो इस समय बीजेपी के पास कुल 120 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 72 और जेडीएस के खाते में 30 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु की स्थिति थी और किसी को भी बहुमत नहीं मिला था। तब शुरुआत में कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाकर सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस में फूट पड़ी और कई विधायक बीजेपी में चले गए, जिस वजह से एक बार राज्य में भाजपा की सरकार बनी। कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इस बीच भाजपा विधायक ने अपनी पार्टी को झटका दिया है। दरअसल मुदगेरे निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा विधायक एमपी कुमारस्वामी ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के लिए इन्हें टिकट नहीं दिया गया, इसलिए वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। घोषित की गई भाजपा की 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में मुदगिरे से दीपक डोडैया का नाम उम्मीदवार के रूप में चुना गया। कुमारस्वामी ने टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि पर निशाना साधा और कहा कि वह अपने समर्थकों और निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से चर्चा करने के बाद अपने अगले कदम पर फैसला लेंगे। विधायक ने टिकट न मिलने के कारण उनके और रवि के बीच निजी रंजिश को बताया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 12 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए बाकी हैं, जिनमें हुबली धारवाड़, मध्य कृष्णा राजा, शिवमोगा, महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। आपको बताते चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को एक ही चरण में होंगे, जिसकी मतगणना 13 मई को होनी है। फिलहाल बड़ी खबरें
यूं ही चलती रहेंगी। आप बने रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।